जय हिंद दोस्तों। मैं आशु चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम विद अत्री पे। देखो, आज जो हमने कल जैसे बताया था आपको एक पहल शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था, जो मैंने बीड़ा उठाया वो जीएस और हिंदी का उठाया है। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम हिंदी से। ठीक, और जैसा मैंने बताया था आपको कि 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, तो 37 में से बताया था कि 35-36 स्कोर कर गया हो गया आप। ठीक, आइए तो शुरू करते हैं कि क्या नाम है, हिंदी जो है कहाँ से, मतलब इसकी उत्पत्ति होती है, हिंदी शब्द कैसे बना। हिंदी का सामान्य परिचय आपको बताते हैं हम, कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। देखो, सबसे पहला जो वर्ड हमने डाली है हेडिंग, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। ठीक है, और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हिंदी शब्द बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखो, सबसे प्राचीन नदी हुआ करती थी सिंधु, जो ईरान के आसपास बहती थी। ईरान का जो मैंने बताया कि सबसे पुरानी नदी थी कौन सी, सिंधु। और सिंधु जो बहती थी वो ईरान के आसपास बहती थी, और ईरान का ही पुराना नाम था पर्शिया। ठीक है, और यहाँ के लोगों की जो भाषा हुआ करती थी, जो लैंग्वेज हुआ करती थी, वो थी फारसी। फारसी या पारसी, पर्शियन लैंग्वेज जिसे बोलते हो आप। ठीक, जो पर्शियन जो लोग थे, यानी पारसी, पर्शिया के जो लोग थे ईरान के, वो जो है से को उच्चारण करते थे वो है, से के स्थान पर उच्चारण करते थे वो है, और तय या थे के स्थान पर बोलते थे वो तय, दे या ध के स्थान पर बोलते थे वो दे, और पे या फे के स्थान पर बोलते थे वो फे का यूज करते थे। ठीक है ना, आगे बात समझ में। यानी कि जैसे कोई शब्द है, जैसे शब्द हो हमारा सांप, तो सांप को बोलेंगे वो हाप, और जैसे शब्द हो हमारा सीरा, सीरा को बोलेंगे हीरा, ऐसे करके। ठीक है, तो सिंधु से का क्या मैंने बताया, से का बन गया है। ठीक है, ने जोड़ा रहा अपना, और ध को क्या बोलते थे वो दे, और ऊ की मात्रा जुड़ी हुई थी इसमें, तो शब्द बन गया हमारा क्या, हिंदू। शब्द क्या बन गया हमारा, हिंदू, जिसमें देखो एक लघु ऊ है इसमें, एक लघु ऊ और जुड़ा, और शब्द बन गया हमारा हिंदू। अच्छा, हिंदू जो लोग थे, हिंदू हिंदू लोग किन्हें कहते थे, जो सिंधु के पश्चिम में निवास करते थे। ठीक है, और हिंदू से बना हमारा शब्द, हिंदू शब्द से बना हिंदवी, हिंदवी, और हिंदवी से योग ऋण होकर, योग ऋण होकर, हिंदवी से योग ऋण होकर क्या बन गया हमारा, हिंदी। ठीक है ना, तो ये है इसका पूरा, कि मैंने बताया आपको हिंदी शब्द बना कैसे। सबसे पुरानी नदी थी सिंधु, सिंधु जो है ईरान के आसपास बहती थी, और ईरान के जो लोग थे वो जो भाषा यूज करते हैं वो क्या है, फारसी, और ईरान का ही पुराना नाम है पर्शिया। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और से के स्थान पर वो है बोलते थे, तया थे के स्थान पर दे, तय बोलते थे, और दया धे के स्थान पर दे, और पे या फे के स्थान पर फे का यूज करते थे। तो से की जगह उन्होंने क्या यूज किया है, ने जो है जुड़ा रहा। ठीक है, जैसे अनुस्वार बोलते हैं हम, बताऊंगा इसके बारे में भी आगे, और ध के स्थान पर दे और ऊ, और इसमें एक ऊ और जोड़ा, शब्द बन गया हमारा हिंदू। हिंदू मैंने बताया था कि ये जो है सिंधु के पश्चिम में निवास करते थे ये। आगे बात समझ में, सिंधु नदी जो हुआ करती थी उसके पश्चिम में निवास करते थे, और उसके बाद बना हिंदवी। हिंदू से क्या बना आपका, हिंदवी, हिंदवी से योग ऋण होकर बना हिंदी। ठीक है, और एक भारतीय कवि थे, भारतीय फारसी कवि थे, जिन्होंने सबसे पहले हिंदवी शब्द का यूज किया था, जिनका नाम था 13वीं शताब्दी में औफी। ठीक, आइए, अच्छा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट है हमारा भाषा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो, भाषा के बारे में बताता हूं मैं आपको, भाषा क्या होती है। देखो,
भाषा, जैसे कि हम बोल देते हैं कि क्या नाम है, भाषा को सुधार ले अपनी, ठीक है, कोई कुछ वर्ड यूज गलत करता है, तो देखो भाषा होता क्या है। देखो जो हमारा जो भाषा शब्द है ना, भाषा जो शब्द बना है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से, ठीक, जिसका अर्थ होता है, भाष का अर्थ होता है प्रकट करना, प्रकट करना, यानी कि मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं भाई? भाषा। आगे बात समझ में? मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करने के लिए भाव एवं विचार, भाव एवं विचार, भाव एवं विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं भाई? भाषा। ठीक है, आगे चलो, देखिए। अच्छा, अब जो हमारा अगला टॉपिक है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है ना, देखो सभी भाषाओं की जो जननी मानी जाती है वो हमारी जो है संस्कृत मानी जाता है, संस्कृत मानी जाती है। ठीक है ना, सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो है देखो संस्कृत को भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक तो हमारी वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, और एक है हमारी लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात करी जाए अगर, जिसमें हमारे वेद और उपनिषद लिखे हुए हैं, जिसमें क्या लिखा है हमारा? वेद और उपनिषद जो लिखे गए हैं। और अगर लौकिक संस्कृत की बात करी जाए तो रामायण, महाभारत, ये जो हमारे लिखे गए हैं ये किस में लिखे गए हैं? हमारे लौकिक संस्कृत में। ठीक है ना, रामायण हो गया आपका, महाभारत हो गया, ठीक है ना, ये किस में लिखे गए हैं? हमारे लौकिक संस्कृत में। अच्छा, संस्कृत के बाद जो जन्म होता है वो होता है पाली का। ठीक है ना, पाली भाषा का। अच्छा, पाली की बात करी जाए तो पाली किसे कहेंगे? देखो पाली भाषा जो आपके बौद्ध धर्म के जितने भी मैंने बताया, जैसे आपको जो पिटक हैं, त्रिपिटक जिनको बोलते हो आप, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, वो जो लिखे गए हैं ना, वो जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे बात समझ में? जो बौद्ध ग्रंथ जो हैं हमारे वो किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। पाली के बाद आता है, पाली से जन्म होता है, पाली के बाद नंबर आता है प्राकृत का। आगे बात समझ में? पाली के बाद किसका आता है? प्राकृत। अच्छा, प्राकृत की बात करी जाए तो प्राकृत में जो है जैन ग्रंथ जो लिखे गए हैं, क्या लिखा गया है इसमें? जैन ग्रंथ। ठीक है ना, जैन ग्रंथ लिखे गए हैं प्राकृत में। उसके बाद नंबर आता है किसका? अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है ना, ये जो प्राकृत का ही बिगड़ा रूप है अपभ्रंश। जैसे हम आपने देखा होगा कि जैसे रामेश्वर है, ठीक है ना, शब्द क्या है? रामेश्वर, तो हम बोल देते हैं कि क्या नाम है? रामेश्वर, है ना। आगे बात समझ में? यही जो है प्राकृत का बिगड़ा अपभ्रंश। मैंने बताया ना, संस्कृत से निकली पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और इसी का भाग है शौरसेनी, शौरसेनी, और उसी से निकली है हमारी फाइनली हिंदी। ठीक है ना, इसी से क्या निकली है? हमारी हिंदी। ठीक, देखो मैंने बताया कि संस्कृत जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं हम, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद और उपनिषद लिखे हुए हैं, और अगर बात करी जाए लौकिक संस्कृत की जिसमें रामायण और महाभारत लिखी गई है। संस्कृत से निकली पाली, पाली जो है जो बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं उसमें। पाली के बाद प्राकृत जिसमें जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, जैसे मैंने बताया कि प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश। आगे बात समझ में? जैसे कि रामेश्वर का हमने रामेश्वर कर दिया। ठीक, इसी के बाद अपभ्रंश, इसी का भाग है शौरसेनी, और शौरसेनी से फाइनली निकली हमारी हिंदी। ठीक, अगर अब मैं आपको बताऊं आगे कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा जो है कितने राज्यों में बोली जाती है? अगर टोटल की बात करी जाए तो 10 राज्यों में बोली जाती है, यानी कि 9 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। देखो 9 कौन कौन से? मैंने बताया 9 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। एक उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तराखंड है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार,
और एक यूटीज है आपकी दिल्ली। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी भाषा जो है कितने राज्यों में बोली जाती है, अगर पूछे कुल तो 10 होगा आंसर, अगर ये पूछे कि कितने राज्यों में बोली जाती है नॉर्मल, तो आपका 9 होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से राज्य में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है, या कौन से राज्य में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। ठीक, उसके बाद देखोगे आप, देखो आगे चलते हैं हम। हाँ देखो, आर्टिकल यानी कि भाग 17, ठीक है, संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 के अनुसार, यानी क्लॉज के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन आया होगा आपके उसमें कि लिपि क्या होती है। लिपि, लिपि मैंने शब्द बताया ना। देखो, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसको क्या कहते हैं हम, लिपि। ठीक है ना। किसी भाषा को लिखने का, किसी भाषा को लिखने का तरीका। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी हिंदी भाषा जो है वो राजकीय भाषा है या राष्ट्रीय भाषा, तो देखो आपका जो आंसर होगा वो होगा राजकीय भाषा, क्योंकि इसको हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, इसको राजकीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 से हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है ना। 14 सितंबर 1949 से जो है राजकीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है, दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि क्या नाम है, हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा है या राजकीय भाषा, तो आपका आंसर क्या होगा, राजकीय भाषा। क्यों? क्योंकि ये पूरे भारत में नहीं बोली जाती, पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है। यानी मैंने बताया आपको कि 9 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका दिल्ली। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो अगर बात करी जाए व्याकरण की, ठीक है, व्याकरण क्या होता है। व्याकरण देखो ये रहा, मैंने बताया ना। देखो, व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, व्याकरण जो किस किस से मिलकर बना है, व्याकरण जो मिलकर बना है वे प्लस आ प्लस कर्ण से। ठीक है ना, वे प्लस आ प्लस कर्ण से। अगर और बताऊं इसमें तो ये भी क्या नाम है आपका, वे जो है इसमें क्या है, उपसर्ग है, आ भी क्या है इसमें, उपसर्ग है। ठीक है, वे प्लस आ प्लस कर्ण, यानी व्याकरण का जो अर्थ होता है हमारा, व्याकरण का जो अर्थ होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना, भली भांति समझना। ठीक है। व्याकरण, अगर मैं बात करूं व्याकरण की, व्याकरण एक माध्यम होता है किसी भाषा का उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करने का। ठीक है ना, किसी भाषा का शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का। ठीक, अगर व्याकरण की बात करी जाए, व्याकरण को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला होगा हमारा वर्ण विचार। कौन सा होगा? वर्ण विचार। दूसरा होगा हमारा शब्द विचार, और तीसरा होगा हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार, ठीक है ना। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। ठीक है भाई। देखो, व्याकरण मैंने बता दिया कि व्याकरण जो है किन किन शब्दों से मिलकर बना है, वे प्लस आ प्लस कर्ण से, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण मैंने बताया कि किसी भी भाषा को समझने का माध्यम होती है। ठीक, और शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करना, शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, ये जो है क्या है, व्याकरण। आगे आओ, देखो वर्ण विचार।
वर्ण विचार, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। अच्छा, वर्ण क्या होता है? देखो, वर्ण की बात करी जाए, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ठीक है ना, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। भाषा की जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण। ठीक है ना। वर्ण क्या है? जिसके और अधिक, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें, ना किए जा सकें। ठीक है ना, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें। ठीक है, यह भाषा की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण। उसके बाद देखो, जैसे कि, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे जैसे आपका क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, जय, मैं मतलब कुछ भी लिख सकता हूं यहां पर, फ है, ले है। अब देखो, आप ना इसको और नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना, इत्यादि। ठीक, क्योंकि अब जिस इसके नीचे हलंत लग गया ना, इसका मतलब है कि इसमें से स्वर निकाल लिया गया है। आगे बात समझ में? स्वर निकाल लिया गया है, आगे बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, वर्ण के जो भेद होते हैं, वर्ण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। एक होता है आपका स्वर, और दूसरा होता है आपका व्यंजन। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ण क्या होता है? जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके। ठीक, जैसे के, खे, गे, जे, इन जो हलंत के साथ आ जाए तो अब ये क्या क्या नाम है? ये वर्ण कहलाएंगे। ठीक है ना, वर्ण कहलाएगा कहलाएगा, और ये जो है अब इससे ज्यादा टूट नहीं सकता। ठीक है। वर्ण के जो है दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अच्छा, अब देखो ध्वनि, वर्ण और ध्वनि में भी अंतर होता है। जैसे ध्वनि की बात करी जाए, भाषा की भाषा की मौखिक रूप से, भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है। अब देखो, वर्ण और ध्वनि में अंतर होता है, मैं बताऊं आपको कैसे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके आगे, कमला। ठीक है ना, शब्द लिख दिया मैंने, कमला। अब देखो, इसमें बताऊंगा मैं आपको कि क्या नाम है, वर्ण और ध्वनि कैसे कैसे अलग अलग है। जैसे मैंने कहा आपसे, अगर ध्वनि की बात करी जाए और वर्ण की बात करी जाए, ठीक है, तो देखो ध्वनि कितनी है इसमें, एक तो क है, एक मैं है, और ला है। ठीक है, ध्वनि कितनी है इसमें? तीन। आगे बात समझ में? ध्वनि कितनी है? तीन। अगर बात करी जाए वर्ण की, तो वर्ण कितने हैं देखो इसमें, देखो के प्लस ए, ठीक, मैं, ए प्लस ले प्लस के आ। अब ये जो मैंने ऑपरेशन किया ना तुम्हारे आगे, इसी को वर्ण विच्छेद बोलते हैं। आगे बात समझ, पहले एग्जामिनर नहीं पूछता था, लेकिन अब जो है कुछ दिनों से जो है, जैसे एमपी में जो कुछ एग्जाम हुए तो अब वहां से जो है एडॉप्ट कर लिया गया, यूपी में भी, यूपी के भी एग्जामों में आने लगा ये वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो देखो ध्वनि, ध्वनि तो इसमें तीन है, लेकिन वर्ण देखोगे ना, एक दो तीन चार पांच छह, तो ये अंतर है इसमें। आगे बात समझ में, वर्ण और ध्वनि में। ठीक, आगे चलो। हाँ देखो, अब देखो हमारा जो अगला वो है शब्द। शब्द देखो, शब्द क्या है हमारा? मैंने कहा आपसे, देखो शब्द होता क्या है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। सॉरी,
शब्द होती है। देखो इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको कैसे। जैसे मैंने लिखा कि के में ले, ठीक है, या मैंने एक लिख दिया के ले में, ठीक। अब ये देखो ना, अब इनसे कोई मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है? कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है। अगर मैं इन्हीं को क्या नाम है जोड़ के लिख दूं, ठीक है ना, इनको जोड़ के लिख दूं तो ये तो हो जाएगा आपका कलम, और ये जो आपका कहलाएगा ये क्या कहलाएगा आपका कमल, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा आपका कमल। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? शब्द, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि जैसे इनको अब अगर मैं जोड़ के लिख दिया तो इनको क्या नाम है शब्द बना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम भाई। अब देखो हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया आपको, थोड़ा बेसिक बताया पहले, वर्णमाला, ठीक है ना। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है? देखो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हैंग सा हो रहा, बताना। वर्णमाला कहते हैं, ठीक है भाई। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि, जैसे ए लघु अ दीर्घ आ, लघु ई दीर्घ ई, ओ, ठीक है ना। यही जो हमारा कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा हमारा वर्णमाला, ठीक। उसके बाद देखो हमने एक छोटी सी मतलब कोशिश करी अपनी ओर से, और मैं जो है आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैं पूरा बताऊंगा आपको इसका ऑपरेशन करके। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना हमारा, ये कहलाएगा हमारा वर्ण, ठीक। अच्छा देखो सुनो, पद क्या होता है? मैंने एक शब्द लिखा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगर मैं अकेले मोहन की बात करूं ना, अगर मैं मोहन की बात करूं तो ये कहलाएगा शब्द। आगे बात समझ में? ये शब्द क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शब्द। और ये जो यहाँ पे जो काम करेगा ना ये मोहन, ये यहाँ पे करेगा पदकर्ता का काम। आगे बात समझ में? पदकर्ता, ठीक। और ये जो हमारा कहलाएगा यहाँ पे पद क्रिया कहलाएगी, और ये जो पुस्तक है ये क्या कहलाएगा हमारा पद कर्म। आगे बात समझ में? ये क्या कहलाएगा हमारा पद कर्म। तो हमारा क्वेश्चन था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा वर्ण। मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। उच्चारण आप जानते हो किसी को, जैसे मैंने कहा इकाई, तो ये क्या कहलाएगा? उच्चारण कहलाएगा। देखो अब देखियो, देखो आप, भाषा की सार्थक, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो अभी बताया था मैंने, ठीक है। भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो क्या कहलाती है? आपकी शब्द, ठीक है ना। आगे बात समझ में? क्या कहलाती है? आपकी शब्द। अगर मात्रा की बात करी जाए तो देखो मात्रा स्वर की होती है ना कि व्यंजन की, ठीक। अगर मात्रा की भी बात बताऊं मैं आपको, मात्राओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10, ठीक। क्यों? क्योंकि स्वर होते हैं हमारे 11, ठीक है ना। इधर सुनो,
ठीक है ना। ये जो मैंने आपके आगे लिखे हैं, इनको इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्वर। ठीक है, जिनकी जो संख्या होती है वो होती है 11 आपकी। कितनी होती है, 11 है। ठीक है ना, कितनी होती है, 11। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको जरूर मिलेगा ऑप्शन में 11, 10, 9 ऐसे करके। तो इसकी देखो, जो हमारा लघु अ है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए मात्राओं की संख्या रह जाती है 10। अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11। ठीक है, आगे चलो। मूल भाषा की इकाई क्या है। ठीक है ना, मूल भाषा की इकाई क्या है। देखो, इसका जो राइट आंसर होगा आपका अक्षर होगा। ठीक है ना, मूल भाषा की, सॉरी ये जो टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा इसको करेक्शन कर लेना आप। ये जो है भाषा की मूल इकाई, ठीक है ना, भाषा की मूल इकाई क्या है, अब सही है। इसका जो आंसर होगा हमारा अक्षर होगा। ठीक है ना, संकेत आप जानते ही हो, किसी को मतलब क्या नाम है, साइन लैंग्वेज जैसे बोल देते हो आप। ठीक है ना, किसी को साइन करना। ठीक, और देखो ये जो ध्वनि है, ध्वनि मैंने आपको अभी बताई है, ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, आपको बता भी दिया, जो मौखिक रूप से जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, वो क्या होती है, ध्वनि। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलो। वर्णों के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, अभी बताया था मैंने, अभी आपको शायद याद हो तो, और ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, और ऐसा कोई इसमें से सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हो। प्रत्येक क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है। मेन चीज जो होती है प्रीवियस होती है। ठीक है ना, देखो वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो मैंने बताया था कि वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं, है ना, कितने होते हैं, 2 भेद। कौन कौन से, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है ना, एक क्या होता है, स्वर, और एक क्या होता है, व्यंजन। तो यहां पे जो राइट आंसर माना जाएगा हमारा क्या है, 2। ठीक, आगे देखो। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मार्क करना आप इसे। ठीक है, आयोग ने इसको कई बार पूछा है। तो देखो हिंदी भाषा की जो कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 52। ठीक है ना, कितनी है, मैंने बताया था लिपि क्या होता है, किसी भाषा को लिखने का तरीका। ठीक है ना, किसी भाषा को लिखने का तरीका, किसी जैसे खरोष्टी लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि होती है, रोमन लिपि होती है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि होती है पंजाबी भाषा की, ऐसे ही। ठीक है ना, तो जैसे हमारी जो भाषा है उसकी जो लिपि है कौन सी है, देवनागरी, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है ना, कौन सी लिपि है, देवनागरी। ठीक है ना, अगला देखो आप। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो अक्षर नहीं, वर्ण नहीं, वर्ण समूह नहीं, क्या कहेंगे, वर्णमाला। क्या कहेंगे, वर्णमाला। ठीक है ना, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ऐसा ही नहीं है कि क्या नाम आपसे ये पूछ ले कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ऐसे भी पूछ सकता है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिंगल इसमें जो नहीं आया हुआ एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, वर्णमाला। आगे चलो। कौन स्वर नहीं है, देखो आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कौन स्वर नहीं है, देखो ए भी स्वर होता है आपका, ओ भी होता है, ए भी होता है। अभी बताया था मैंने, स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11। ठीक है ना, कितनी होती है, 11। जिसमें हमने देखो ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था। ये क्या होता है, व्यंजन होता है। ये क्या होता है आपका, व्यंजन। आगे बात समझ में, ये क्या होता है आपका, व्यंजन। अगर व्यंजन की बताऊं तो मैं आपको, ये पै वर्ग का होता है। ठीक है ना, पै वर्ग का। कौन से वर्ग का होता है ये, पै वर्ग का। ठीक, आगे देखो। इनमें से किस शब्द में रे की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इधर सुनो, देखो सबसे पहला है हमारा वृष्टि। ठीक है ना, वृष्टि का जो अर्थ होता है, वृष्टि का जो अर्थ होता है वो होता है वर्षा। ठीक है ना, ये वृष्टि जो है पर्यायवाची होता है वर्षा का। ठीक, रिपु, रिपु का अर्थ क्या होता है, शत्रु। रिपु का क्या होता है, रिपु का अर्थ क्या होता है, शत्रु। ठीक, क्रिया आप जानते हो,
ठीक, क्रिया हम जो है चैप्टर पढ़ेंगे अलग से। और इसका जो आंसर होगा ना, इनमें से किस शब्द में रे की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसका जो आंसर है आपका वृष्टि है। ठीक, रे के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3 भेद। आपको बता दूं थोड़ा सा, रे के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है ना, एक होता है आपका सामान्य रूप, ठीक है ना, जैसे मैंने लिख दिया, कोई शब्द लिखिए, रमेश लिख दिया है ना, जैसे नरेश लिख दिया, तो ये जो है हमारा ये क्या कहलाएगा, सामान्य रूप। एक होता है आपका रेफ रूप, एक होता है आपका पदेन रूप, जैसे एक होता है आपका रेफ रूप, है ना, और एक होता है आपका पदेन रूप। आगे बात समझ में। रेफ रूप की बात करी जाए, जैसे आपके शब्द होते हैं धर्म, है ना, जैसे रे निकाल देते हैं हम ऊपर को। एक होता है कर्म, ठीक है, जैसे कर्म, और एक होता है हमारा जैसे बोलते हैं ना शर्म, ठीक है ना। तो ये जो है ये कैसा रूप है आपका, रेफ रूप, ठीक है ना। एक होता है मैंने बताया पदेन रूप, जैसे मैंने बताया क्रिया, जैसे इसमें निकल रहा है ये ना ये जो निकल रहा है, ये जो है ये कैसा रूप है, कि क्रिया में जो ये रे निकल रहा है ना, ये कैसा रूप है आपका, पदेन रूप। ठीक, आगे बात समझ में। और एक आपने देखा होगा क्रम, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं इनको क्रम से लगाइए। ठीक, तो अब मैंने बताया कि रे के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3। इनसे अलावा कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। सामान्य रूप होता है जैसे रमेश है, नरेश है, ठीक है, और आपका रेफ रूप होता है धर्म, करम, शरम। जो ये जो रे निकल रहा है ना, ये जो रे निकल रहा है, ये वाला इन पे जो ऊपर निकला हुआ है, ये जो ऊपर निकला हुआ है, इसी को बोलते हैं, आगे बात समझ में, रेफ रूप। उसके बाद पदेन रूप, ये जो क्रिया में से निकला हुआ है और क्रम में से निकला हुआ है, आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं हम पदेन रूप। ठीक, आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत बढ़िया। देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे प्रीवियस हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम में आया हुआ है, सब सारे के सारे सब। तो देखो, संज्ञा ना जी ना, व्यंजन ना, व्यंजन में तो क्या नाम है, खुद स्वर की सहायता ली जाती है, ठीक है, विसर्ग ना। ठीक, एक देखो विसर्ग जो है ये होता है, जैसे ये वाला जो है, ठीक, जैसे आपने शब्द पढ़े होंगे प्रातः है, ठीक है ना, एक शब्द पढ़ा होगा आपने दुख, ये जो है यही क्या कहलाता है आपका, विसर्ग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा स्वर। स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 11। ठीक, अगर पूछा जाए कि वर्णमाला में, या आपसे पूछा जाए कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपका आंसर 10 होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन ही देखो यही आ गया, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। आगे बात समझ में, ठीक है ना, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। उसके बाद देखो, स्वरों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से? नहीं जी, क्या नाम है, व्यंजन में तो खुद ही स्वरों की सहायता ली जाती है। अनुस्वार? नहीं जी, अनुस्वार देखो, अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार ये वाला होता है, ठीक है ना, अनुस्वार ये जो है इन्हीं को। देखो एक चीज और, एक आपने अयोगवाह पढ़ा होगा, अयोगवाह, अयोगवाह, ये होते हैं अयोगवाह, इन दो को रखा जाता है अयोगवाह में। अगर इनको पर्सनली बताऊं मैं आपको, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। आगे बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक, तो अनुस्वार ना अनुनासिक की सहायता से, ना बिना किसी की सहायता से, किससे, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण होते हैं। स्वरों का जो उच्चारण होता है ना, स्वरों का जो उच्चारण होता है वो कैसे किया जाता है, स्वतंत्र रूप से। कैसे, स्वतंत्र रूप से। आगे बात समझ में, कैसे किया जाता है, स्वतंत्र रूप से। आगे चलो, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, इंपोर्टेंट, मार्क करना है इसे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी। देखो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर, देखो ये थोड़ा इसको टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे लिखना थोड़ा, है ना, इधर निकलेगा ये, ठीक है ना, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर होते हैं आपके 4। कौन कौन से, एक अ, लघु अ, ई, उ और रे, ठीक है ना, कौन कौन से, 4 होते हैं, अ, ए, ओ और
रे। आगे चलो, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उनको कहते हैं, देखो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी कह देते हैं उनको। आगे बात समझ में, उनको क्या कहते हैं भाई? गुरु स्वर। और इन्हीं को नाम दिया जाता है दीर्घ स्वर के नाम से। आगे बात समझ में, इन्हीं को नाम दिया जाता है दीर्घ स्वर। ठीक है, उन चार को छोड़ के जितने भी बचे 7, वो सारे के सारे किस में जाएंगे? आपके दीर्घ स्वर में या गुरु स्वर में। ठीक है, मूल स्वर आपको मैं बता ही चुका हूं। पुलुत स्वर, पुलुत स्वर का यानी कि दीर्घ स्वर से यानी तिगुना समय लगे। आगे बात समझ। पुलुत स्वर का मतलब क्या होता है? जिनमें इनका जो यूज किया जाता है वो किसी को पुकारने में किया जाता है। ठीक है, पुलुत स्वर को पवित्र स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना, आगे बताऊंगा मैं आपको इसका नंबर जब आएगा। देखो, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? देखो, संयुक्त स्वर जो है ये वाला नहीं है आपका, दीर्घ ऊ जो है। बाकी जो है जितने भी है ना, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे के सारे यानी तीनों जो है कैसे हैं? ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक है ना, आगे चलो। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? मैंने बताया था ना, जिनमें एक मात्रा का समय लगे उन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जिनमें दो मात्रा का लगे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और जिनमें देखो ये रखे स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी उच्चारण मतलब ज्यादा समय लगे तो उन्हीं को क्या कहते हैं? हम पुलित स्वर। क्या कहते हैं उनको? पुलित स्वर। अनुनासिक में आपको बता ही चुका हूं, आपको अनुस्वार भी बता चुका हूं आपको। ठीक है ना, आगे चलो। पुलुत स्वर कौन सा है? अब देखो, पुलुत स्वर ना जैसे आपने पढ़ा होगा ऐसे करके राधा, ठीक है ना, ऐसे बनी होती है। ठीक है, ये इसका क्या नाम है? दर्शन चिन्ह होता है पुलुत स्वर का। ये एक्चुअली में ना ये 3 होता है संख्या का, यानी कि जिनका मतलब तिगुना समय लगे। ठीक है ना, पुलुत स्वर का मतलब क्या है? तिगुना समय लगे। और पुलुत स्वर को ही हम जानते हैं पवित्र स्वर के नाम से। किसके नाम से? पवित्र स्वर के नाम से। और सच बताऊं तो बेसिकली क्या नाम है, ये जो है हिंदी में होते नहीं है, हिंदी में 2 ही होते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। पुलुत स्वर को किस नाम से जाना जाता है? पवित्र स्वर के नाम से। अब देखो, आपने ओ में ऐसा लिखा देखा, ओ में ऐसा लिखा देखा या ओ में ऐसा लिखा देखा, इसमें जो राइट आंसर होगा ना पुलुत स्वर का, ये वाला होगा। बाकी जो है वर्तनी की दृष्टि से सारे के सारे गलत हैं। ठीक, आगे चलो। इसके बाद इनमें से समृत स्वर कौन सा है? ठीक है ना, समृत स्वर कौन सा है? देखो, इनमें से समृत स्वर की बात करी जाए, समृत स्वर की बात करी जाए तो इसमें जो है समृत स्वर ये है, दीर्घ ई जो है। दीर्घ ई किस में आती है? समृत स्वर में। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? दीर्घ ई। ठीक, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और बताऊं आपको समृत स्वर में क्या क्या आता है? लघु ई, दीर्घ ऊ, सॉरी दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और रे। ठीक है ना, ये आते हैं 5। ठीक है ना, आगे चलो। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के माध्यम से जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ठीक है, देखो, जीव के आधार पर किया जाए तो आपका अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है ना, अग्रस्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये तीनों आते। ये भी आता, ये भी आता, लेकिन ये नहीं आएगा। आगे बात समझ में। विव्रत गलत लिखा हुआ है, ये विव्रत जो लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा, विव्रत। ठीक है ना, विव्रत स्वर। ऐसे करके विव्रत स्वर। अब ठीक है, ये तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर है डी। ठीक है, आगे चलो। अर्ध विव्रत स्वर है। अब इसमें अर्ध विव्रत स्वर में कौन कौन सा आते हैं? देखो, अर्ध विव्रत स्वर में जो आएगा ना आपका, अर्ध विव्रत स्वर में एक तो आएगा लघु ए, है ना, और एक आएगा आपका ओ। ठीक है ना, लघु ए और ओ। अब देखो, इसमें ये है नहीं तो इसमें क्या है? बस सिर्फ और सिर्फ ये है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से
मूर्धन्य व्यंजन है? तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? कंठ होता है पहले नंबर पे, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ठीक है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। ट वर्ग का देख लो, टे, ठे, डे, ढे, देखो ये आ गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना इसका, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बताऊंगा अभी स्वरों के बारे में भी, व्यंजन के बारे में भी, समृद्ध स्वर, विभ्रत स्वर, जितना भी मतलब क्या नाम है इससे क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। आपको यह सीरीज कैसी लगी बताना जरूर कमेंट करके, और कोई भी इंक्वायरी हो, ठीक है, या कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।